अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक के बाद पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय होता है वह 1500 से 1000 BC तक होता है। और पूर्व वैदिक काल में क्या होता है कि पूर्व वैदिक काल में जो होता है कि यहाँ पे आकर के लोहा की खोज हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं, ये उत्तर वैदिक काल होगा। उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तांबा और टीन ये सब की खोज हो चुकी थी, जिसकी महत्व उतना ज़्यादा नहीं थी, उससे वो आप कुछ विशेष नहीं कर सकते थे। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज होने के कारण एक क्रांतिकारी स्थिति आ जाती है, जिससे कृषि भूमि सभी चीज़ में सुधार होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण तरीका की क्रांति आ जाती है, जहाँ पे राजा की स्थिति में भी सुधार आ जाता है। उसने कर बढ़ा देता है, कर की व्यवस्था भी सुदृढ़ कर देती है। उसने राजन की स्थिति को भी बहुत व्यवस्थित करता है। वह क्या करता है कि एक कृषि आधारित क्षेत्र को बनाने का वह कोशिश करता है, और वो इसमें बहुत तरह से सक्सेसफुल भी होती है। यहाँ पे जो होता है वह कृषि में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि का उपयोग करते हैं, जिससे वो अपने उपज का उपयोग अपने खाने के लिए भी करते हैं और कुछ निर्यात के लिए भी करते हैं। इस तरह की स्थिति उत्तर वैदिक काल में आ जाती है, और इस सब का महत्वपूर्ण कारण होता है लोहे की खोज। लोहे की खोज से ही क्या करता है कि हल का निर्माण किया जाता है, और उससे कृषि की तरह की सिंचाइयाँ पर जोर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल जो होता है वह 1000 BC के पास उत्तर वैदिक काल जो होता है, उत्तर वैदिक काल जो होता है 1000 BC से लेकर के 1000 BC से 600 BC तक के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका पहले परिचय थोड़ा जान लेते हैं। परिचय क्या होता है कि 1000 BC के पास 1000 BC के पास लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज होती है। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होता है, और तांबा का खोज जो होता है वह पूर्व वैदिक काल में होता है। तो इस चीज़ को, दोनों चीज़ को आप लोग कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो 1000 BC में लोहे की खोज आती है, और लोहे की खोज के कारण क्रांतिकारी स्थिति आ जाती है पूरे वैदिक काल में। इसमें हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक इसके कारण क्या होती है, जिसके कारण धन संपत्ति संपदा सब चीज़ बढ़ जाता है। तो इसकी राजनीतिक में क्या परिवर्तन होते हैं, तो देखते हैं कि जन का आकार बड़ा हो गया। जन का जो आकार होता है, पहले जन का आकार एक छोटा रहता था, अब जन का आकार काफी बड़ा हो जाता है। जैसे देखते हैं एक वंश हो गया कुरुजन, भरत जन और कुरुजन, ये मिल करके कुरु जनपद हो जाता है। और यह क्या करता है कि एक बड़ा रूप ले लेता है, यानी कि कुरुजन। कहने का मतलब कि छोटा छोटा जन मिल करके एक बड़े जन का निर्माण किया, जिसको हम लोग जनपद कहना स्टार्ट किए। तो यह जनपद हो जाता है, कुरु जन का आकार बड़ा हो गया, और उसको हम लोग जनपद में क्या किया, कन्वर्ट हो गया। राजा का महत्व जो होता है और शक्तियों में वृद्धि एवं पद वंशानुगत हो जाता है। इस चीज को देखिए, राजा का जैसे ही उसके पास कर आना स्टार्ट हो गया, उसने क्या किया कि तरह तरह की संपदा उसके पास आना स्टार्ट हो गया, उसकी शक्ति विस्तृत हो जाती है, और वह क्या करता है कि अपने पद को वंशानुगत पद कर देता है, क्योंकि उसकी शक्ति में ऑलरेडी वृद्धि हो जाती है। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो जाता है। सभा समिति जो आप लोग वैदिक काल में देखते थे कि सभा जो होता था, वैदिक काल में जो सभा जो होता था वह क्या होता था कि कुलीनों की एक संस्था होती थी, और समिति जो होता था वह आम सभा होता था। तो उस सब की राजा क्या करती थी कि उस सब की सभा जो होता था वह कुलीनों की एक सभा होती थी, जहाँ पर पढ़े लिखे वो वर्ग एकत्रित होकर के अपनी मुख्य निर्णय को लिया करते थे। और समिति जो गांव के लोगों जो क्या करते थे कि वहाँ पे एकत्रित होकर के वो एक समूह के, तो इसकी स्थिति में कमी आ जाती है। इसकी स्थिति में कमी आ जाती है क्योंकि राजा खुद बलवान हो जाता है, वह खुद अपने आप सारे शक्ति को डिसाइड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखते हैं रत्नी की संख्या बढ़ी, 17 हो गई। उस काल में रत्नीन की संख्या वैदिक काल में आपको 7 रहती है। रत्नीन वो होता है जो एक अधिकारी होते हैं, जो क्या करते हैं कि राजा का जो कार्यभार होता है
राजा का जो कार्यभार होता है उसकी देख रेख के लिए जो अधिकारी होते हैं उसी को रत्नीन कहते थे। और रत्नीन की संख्या पूर्व वैदिक काल में 7 रहती है, लेकिन यहाँ पे आकर के 17 हो जाती है। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब नियमित कर, पहले जो क्या होता था कि बलि लगता था, जिसको स्वेच्छा से मन होता था पूर्व वैदिक काल में वह देता था, लेकिन अब यहाँ पर जो आकर के यह क्या करता है कि कर का जो ढांचा होता है वह नियमित कर दिया जाता है। सेना एवं न्याय अभिपूर्णतः अस्थायी नहीं होता है। अब देखिए, राजा को तो क्या करता है कि सारा व्यवस्था मिल जाती है, कर का भी व्यवस्था सुचारू रूप से मिलता है, लेकिन उसकी सेना एवं न्याय जो होता है वह अभिपूर्णतः अस्थायी नहीं होता। सेना की तो स्थिति कुछ सुदृढ़ हो जाती है, उसमें तरह तरह के हथियार लोहे बनने के कारण तरह तरह के औजारों की विस्तृत हो जाती है, लेकिन उसकी न्याय व्यवस्था अभिपूर्णतः अस्थायी नहीं होती है। अब सामाजिक जीवन इसका देखते हैं। सामाजिक जीवन में क्या होता है कि सबसे बड़ा जो होता है वह परिवार हो जाता है, उसके बाद ग्राम होता है, उसके 20 जन सबसे छोटा हो जाता है, उसके बाद 20 हो जाता है, उसके बाद ग्राम हो जाता है, उसके बाद परिवार हो जाता है। इस तरह से इसका डिफरेंस बनते हुए चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण जन्म आधारित हो जाता है। वर्ण जो उस समय जो जन्म होता है, पूर्व वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर, जो जैसा कर्म करता था उसकी स्थिति से उसकी क्या करती थी कि उसकी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे आकर के यह क्या करता है कि जन्मानुगत हो जाता है, यानी कि जन्म से ही आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि आप किस वर्ण में हैं। तो इसीलिए वर्ण जो है वह जन्म आधारित हो जाता है। इसमें ब्राह्मण जो होता है वह सबसे बड़ा वर्ण के रूप में उभरता है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था का अरेंजमेंट हो जाता है। गोत्र यानी गौ धन एकत्र होना, गोत्र जो हो जाता है उसी समय गोत्र की, तो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि उत्तर वैदिक गोत्र के शब्द की उत्पत्ति किस समय हुई। तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई वह उत्तर वैदिक काल में हुई। और गौ धन एकत्र करना, गौ धन के रूप में जो गौ धन एकत्र करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं कि गोत्र बोलते हैं। गोत्र, और उसी गोत्र जो हमारे गोत्र जो होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के गोत्र में हम लोग सेम गोत्र में शादी विवाह का जो प्रचलन है वह नहीं होता है, वह यहीं से उभर करके आता है। अब देखिए यहाँ पे एक नई व्यवस्था की शुरुआत होती है, आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था में क्या होता है कि ब्रह्मचर्य, पहला जो व्यवस्था आता है वह ब्रह्मचर्य की व्यवस्था, जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक होती है वह ब्रह्मचर्य व्यवस्था होता है। वहाँ पे जा करके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे ब्रह्मचर्य व्यवस्था में। गृहस्थ व्यवस्था, फिर आप ब्रह्मचर्य से बाहर निकलते हैं 25 के बाद, और 50 तक आप लोग क्या करते हैं कि वह गृहस्थ जीवन यापन लोग करता है, गृहस्थ जीवन का यापन करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो आता है शानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जो आता है, वानप्रस्थ में इसमें क्या होता है कि आप 75 से जो आपने शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण किया है वो आपका कार्य है कि इस व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्य व्यवस्था में जो है उसको शिक्षा दीक्षा देना है। और संन्यास जो होता है वो 75 से 100 वर्ष की आयु में आपकी अगर पूरी हो जाती है तो आप जाकर के संन्यास जीवन प्राप्त कीजिए और दुनिया से मुक्त हो करके आप अपनी मृत्यु का इंतजार करिए। तो इस तरीका का व्यवस्था हो जाता है। इसमें देखिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इसने क्या किया कि जो अपने माता पिता का जो कर्म जो किया हुआ रहता है, जो माता पिता की देन जो होती है उसकी क्या करता है कि कर्म बोझ को वह क्या करता है कि हल्का करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से गृहस्थ व्यवस्था को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है कि श्रेष्ठ माना जाता है। और माता पिता का जो एहसान जो होता है लोगों के ऊपर वह उतारने की हमेशा लोग कोशिश करता है, इसलिए गृहस्थ स्तंभ जो होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्त्री की स्थिति में गिरावट हो जाती है। स्त्री की स्थिति में जो पहले जन सभा में जो स्त्री जो सम्मिलित होते थे, कुलीनों की सभा में जो स्त्री जो सम्मिलित होते थे, अब वैसा व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। और क्या करती है कि स्त्री की व्यवस्था में गिरावट हो जाती है। अब देखिए समिति विधेय में भागीदारी नहीं, यानी कि समिति विधेय में जो महिलाएं भाग लेती थी उसमें अब भाग नहीं ले सकती थी। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है, यानी कि पर्दा लोगों को प्रथा का भी शुरुआत इसी युग में हो जाता है। इसमें देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पे जो कुछ जो देखिए स्त्री की इसी समय ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा जाता है कि इस ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा जाता है कि पुत्री जो होता है वो समस्त दुखों का कारण होता है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा जाता है।
और मैथिली ब्राह्मण में ये कहा जाता है कि शराब शबाब और शबाब शराब सूरा शबाब और शराब ये जो है वो आदमी के गिरावट का सबसे मूल लक्षण है। तो इसमें शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति ये स्त्री की मनोप्रवृत्ति को बहुत नीचे दिखाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में इस युग में बहुत गिरावट आ जाती है। लेकिन इसमें जो कुछ जो महिलाएं जो होती है, जैसे जिसका नाम हम बताते हैं मैत्री, गार्गी, कालपानी, ये जो स्त्रियाँ जो होती है उसमें हम लोग देखते हैं पहले वाला जो उत्तर वैदिक काल में जो होता है, उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियाँ जो होती है, उत्तर वैदिक काल में जो होता है कपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये स्त्री होती है वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग देखते हैं वो मैत्री, गार्गी और कालपानी जो महत्वपूर्ण जो स्त्रियाँ होती है ये लोग भी उभर करके आगे आती है। इतना कुछ होने के बाद दास, भोजन, मनोरंजन, विवाह ये सब प्रथा जो होती है वो दास होता है, मनोरंजन, भोजन, विवाह ये सब चलती रहती है। लेकिन एक व्यवस्था इसमें अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह की जो प्रथा होती है, अनुलोम प्रतिलोम ये व्यवस्था प्रचलित रहती है। अनुलोम प्रतिलोम के मतलब हो गया कि आप किसी बड़े के कास्ट से अगर आप बड़े कास्ट की लड़की और छोटे कास्ट का लड़का अगर शादी कर लेता है तो उससे जो वैसी व्यवस्था भी प्रचलित थी। और प्रतिलोम में भी होता है कि क्या आप छोटे वर्ग की लड़की और बड़े कास्ट का लड़का उससे शादी कर लेता है तो अनुलोम प्रतिलोम की व्यवस्था कायम रहती है। उसमें आर्थिक जीवन किस तरह से होती है, उस समय हम लोग जानते हैं कि लोहा का विस्तृत हो चुका रहता है और व्यवसाय कृषि व्यवसाय काफ़ी ऊपर हो जाती है। तो लोहे की खोज के कारण कृषि की व्यवसाय, काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिला है। तो इसीलिए हल का वर्णन मिला है। हल का वर्णन होने के, लोहे की खोज होने के कारण हल की उत्पत्ति हो जाती है। हल की उत्पत्ति से लोग कृषि की सिंचाई व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीक़ा से करने लगते हैं, जो कुछ उपजाते भी हैं और कुछ निर्यात भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आदमी दूसरा प्रमुख व्यवसाय रहता है वह पशुपालन रहता है। उद्योग एवं व्यापार का विकास, विदेशी व्यापार का प्रमाण पर सिक्के का प्रचलन है। देखिए उद्योग एवं व्यापार का तो विकास होता है लेकिन एक सीमित क्षेत्र में ही होता है और उस समय पैसे का भी प्रचलन नहीं होता है। वह जैसे हमने कृषि को दिया तो कृषि के बदले हम किसी अन्य चीज़ का माने कि उपयोग कर लिए। जैसे हम अगर मेरे को वस्त्र का जरूरत है तो मैंने कृषि का अनाज या धान गेहूँ किसी को उसके हिसाब से दे दिया और बदले में वो हमको क्या किया कि वस्त्र दे दिया। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय में प्रचलित है। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। आप लोग जान रहे हैं कि राजा को तरह तरह के टैक्स कर आना स्टार्ट हो जाता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होने के कारण नगरीकरण का व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है। अब उस समय की हम लोग नदियाँ जो देखते हैं, नदियाँ जिसको हम लोग देखते हैं जैसे वितस्ता को झेलम, परुषिनी, रावी नदी को सदुत्री, सतलज को अश्किनी, चिनाब को सदानीरा, गंडक को कुंभा, काबुल को विपाशा, व्यास को और सरस्वती घाघरा नदी को बोला करते थे। तो इसको याद रखिएगा। पहला जो वितस्ता है वह झेलम नदी, परुषनी जो है वह रावी नदी को, सतुद्री देखिए यहाँ से स याद रखिएगा, सतुद्री यहाँ से सतलज। कुछ ऐसी चीज है जिसको याद आपको करने का कोई ट्रिक नहीं मिलेगा और कुछ ऐसा चीज है जिसको हम कोरिलेट करके याद करें। जैसे सतुद्री सतलज नदी से, अश्किनी चिनाब नदी से इसका कोई व्यवस्था नहीं, इसको आपको याद। सदानीरा आप लोग जानते ही हैं गंडक से। कुंभा यानी कुंभा जो हो गया वो काबुल नदी से, क इसमें भी है क इसमें भी है तो कुंभा काबुल नदी से। विपाशा व्यास, विपाशा बसु का नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं। ये याद रखने का एक तरीका है। विपाशा बसु यानी कि व्यास नदी, विपाशा बसु यानी कि व्यास नदी। सरस्वती को घाघरा बोलते हैं। ये सब तरह की नदियाँ हैं। अब आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन किस तरीके से होता है। धार्मिक जीवन उस समय राजा की तरफ तरह तरह की कर व्यवस्था आ गई थी, उसके पास धन अपार हो गया था। तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल होता है वहाँ पे जो क्या होता है कि वहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था होता है वह प्राकृतिक पूजा पर आधारित होती है। लेकिन यहाँ का जो धार्मिक पूजा होता है वो यज्ञ कर्म कांड का महत्व बढ़ जाता है। यज्ञ और कर्म कांड के आधार पर क्या होता है कि पूजा होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का भी दौर हो जाता है। आप लोग जान रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था होगा तो वर्ण व्यवस्था में इसलिए जो वर्ण ऊपर होंगे जो वर्ण थोड़ा नीचे होंगे उसके बीच में टकराव की स्थिति आएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है उसी समय से।
प्रमुख देवता होते हैं प्रजापति, जो सृजन की देवता होते हैं। इसमें देखिए, उसमें हम लोग देखते थे कि प्रमुख जो देवता होते थे वो इंद्र को माना जाता था। इंद्र को प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था, जिनको हम लोग पुरंदर कहते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख देवता होता है वो प्रजापति यानी कि सृजन की देवता, जो कृषि के आधारित देवता होते हैं उनको क्या करते हैं कि प्रजापति की देवता, सृजन की देवता माना। विष्णु को पोषण एवं रक्षण की देवता, रुद्र को पशुओं का देवता, वरुण जो जल देवता होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि वरुण जो होते हैं वो वर्षा का देवता होता है। पूषण जो शूद्र के देवता होते हैं, पूषण उसमें हम लोग देखते हैं कि औषधि का देवता होता है, और पशुओं के लिए जो देवता है वह पूषण जो क्या करता है यहाँ पर कर करके रुद्र शूद्र की देवता हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था आता है, जैसे राजस्वी यज्ञ जो किया जाता है वो प्रतिष्ठा है। आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई क्या करता है कि यज्ञ करता है, उसको हम लोग राजस्वी यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में कर्म कांड और बलि की प्रधानता थी। इसमें कर्म कांड और बलि देने के भी प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो राज्य विस्तार के लिए होता है, और वाजपेयी यज्ञ जो होता है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। तो इसीलिए इस तीनों को याद आप लोग रखिएगा। राजस्वी यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए, अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो राज्य विस्तार का, वाजपेयी यज्ञ जो होता है वो शक्ति के विस्तार के लिए होता है। और उपनिषद में हम लोग जान रहे हैं, उपनिषद में इसकी निंदा की गई है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो वैदिक जो सभ्यता होते हैं, वैदिक सभ्यता किस तरह से उत्पत्ति में आता है। एक ग्रामीण व्यवस्था होती है और धीरे धीरे यहाँ आकर के कैसे शहरीकरण व्यवस्था में यह परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग देखें, पहले सबसे पहले वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सभ्यता देखें। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से जहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करेंगे और आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीक़ा से बना सकेंगे। इतना ही कहकर, इतना ही बात को सिमेटते हुए मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो प्राचीन भारत की जो अगला जो वीडियो होगी उसके बारे में हम लोग, जहाँ पे जनपद का हम लोग उपयोग करेंगे, जो डिफरेंट टाइप का जनपद होगा उसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे और उससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो अगला चैप्टर में हम लोग उसके बारे में देखते हैं। थैंक यू।